हेलो एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज में सिटीजनशिप एक्ट 1955 को डिस्कस करेंगे। पहले हमने जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड समझा कि क्या मीनिंग होता है सिटीजनशिप का, क्या प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या प्रोविज़न दिए हैं, ये सब हमने देखा आज। और अब हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 और किस तरह से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है। ठीक है, ये सब एक्ट को जो पावर दी गई, मैंने पहले भी बताया कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पार्लियामेंट को दी गई कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट मतलब 1950 के बाद किस तरह से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है और किस तरह से सिटीजनशिप लॉस हो सकती है किसी भी पर्सन की। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारी ऐसी पावर थी कि वो सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करे पर्टिकुलर पर्सन की। तो पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि इनिशियली 1955 में जब सिटीजनशिप एक्ट आया, उस टाइम पर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था। जैसे कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का क्या कॉन्सेप्ट था? आप ऐसे समझ लो, जैसे कोई मान लो ब्रिटिश मेंबर है, तो उसकी कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में है। अब ऑस्ट्रेलियन पर्सन इंडिया में आ रहा है, जा रहा है, कोई वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं। तो मतलब कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप थी। मतलब यो ये जो आपके ब्रिटिशर्स थे, यहाँ से वहाँ मूव करते रहते थे। तो 1955 के टाइम पर आपको कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। मगर क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट आया सिटीजनशिप एक्ट में 2003 में और इसको ये रिपील कर दिया गया। तो आप देखेंगे 2003 के अंदर क्या हुआ कि एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को रिपील कर दिया गया और इसमें नए प्रोविज़न ऐड किए और इसमें कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब हम देख लेते हैं एक्विजिशन किस तरह से होती है। मतलब किसी पर्सन को सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की तो कैसे एक्वायर कर सकता है? इसके 5 वेज़ हैं, ये आपको रटा होना चाहिए कितने वेज़ हैं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटस डालती है कि इंडिया की सिटीजनशिप आपको एक्वायर करना है। इससे रिलेटेड सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 वेज़ दिए गए हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। 5 वेज़ कौन-कौन से हैं? बर्थ के आधार पर, डिसेंट के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नेचुरलाइज़ेशन के आधार पर और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के आधार पर। तो ये सारे हम आज देखेंगे कि किस तरह से इंडिया की सिटीज़नशिप किसी पर्सन के द्वारा पाई ली जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, बाय बर्थ। कैसे कोई आदमी जन्म होता है, वो कैसे इंडिया की सिटीज़नशिप एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे, अगर सिटीज़न इंडिया में पर्सन जो है वो बॉर्न हुआ 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले, इस बीच के पीरियड में अगर वो बॉर्न हुआ है, तो कोई भी उसके पास नेशनैलिटी है, अगर वो इंडिया में पैदा हो जाता है, तो वो इंडियन सिटीज़न कहलाएगा। जैसे मान लो मेरे पिताजी जो है अमेरिकन है और माताजी भी अमेरिकन है। अब वो यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने आए और उनका बेबी जो है इंडिया में हो गया। तो इंडिया में बाय बर्थ क्या है, आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। आपको अजीब-सा लगता होगा मगर ये कॉन्सेप्ट था। तो इस केस में क्या होगा, इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी किसको? बेबी को। तो ये बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, मगर इसमें थोड़े चेंजेज़ लाए गए। अब क्या हुआ इसमें, 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद सिटीज़न्स ऑफ इंडिया होगा कोई भी पेरेंट्स, मतलब चाहे माता हो, चाहे पिता हो, कोई एक बंदा अगर इंडियन सिटीज़नशिप है 1987 के बाद, तो उसको इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी। मान लो मेरे फादर जो है वो अमेरिकन सिटीज़नशिप है उनके पास, मगर मेरी मदर के पास जो है इंडियन सिटीज़नशिप है, तो उस केस में अगर बेबी मेरा इंडिया में होता है, तो उस केस में आपको जो है सिटीज़नशिप मिल जाए, ठीक है? अब क्या हुआ, इसमें चेंजेज़ लाने के लिए दिसंबर 3, 2014 में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया।
अब इसमें आगे क्या बताया गया, सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ बोथ देयर पेरेंट आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ हुज पेरेंट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट ए इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। पूरा चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया? क्योंकि कोई भी इंडिया में आता तो वो टूरिस्ट वीजा के आधार पर सिटीजनशिप पा जाता था। मगर अब क्या चेंजेस किए गए कि भाई दिसंबर 2014 के बाद, 2004 के बाद से किसी भी एक पेरेंट्स का सिटीजन इंडिया होना चाहिए या फिर दोनों पेरेंट्स का इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट कौन से होते हैं? जैसे पाकिस्तान से वो ना आया हो, ठीक है, इंडिया में जिस जो एनिमी स्टेट है चाइना से वो ना आया हो, तो उस केस में आपको सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट, ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। आगे क्या बताया गया, अगर फॉरेन डिप्लोमेट के चिल्ड्रन इंडिया में पैदा होते हैं, एनिमी एलियंस मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है आपको, जिससे हमारी वॉर चलती होती है उसे एनिमी एलियंस कहते हैं जिस टाइम पर। तो चाइना और पाकिस्तान से अक्सर वार चलती है, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं एक्वायर करते। डिप्लोमेट होते हैं, वो इंडिया में डिप्लोमेसी चलते हैं, मतलब अपने डिप्लोमेटिक टर्म्स को अच्छा करते हैं। इंडिया के रिश्ते दूसरी कंट्री से या दूसरी कंट्री के इंडिया से कैसे हों, तो इस आधार। तो बाय बर्थ के आधार पर हमने देखा कि किस तरह से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। अब बाय डिसेंट, डिसेंट का क्या मतलब है कि आपके माता-पिता कभी रहे हों वहाँ पर, ठीक है? अब आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, माता-पिता या दादा-दादी, डिसेंट का मतलब है आपका पुरातत्व टाइम जो है वो इंडिया में ही बीता है। ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया और आफ्टर जनवरी 1950 बट बिफोर दिसंबर 1992 if a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of his birth। मतलब अगर कोई बंदा आउटसाइड बॉर्न हुआ है कब, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, या फिर और 1992 से पहले, मतलब 1992 से पहले और 26 जनवरी 1950 या 1950 के बाद, तो उसको डिसेंट के आधार पर सिटीजनशिप मिल सकती है अगर उसके पिताजी, देखो मेल, मतलब पैट्रियार्किकल सोच थी पहले, तो मेल पर्सन अगर इंडियन सिटीजनशिप है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी उसके बर्थ के टाइम पर, ठीक है, डिसेंट के आधार पर। अगर क्या है, फिर क्या हुआ, इससे 1992 में इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया गया कि अगर उसकी बर्थ के टाइम पर उसके माता-पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन है, तो 1992 के बाद से आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। मगर 2004 के बाद क्या हुआ, दिसंबर, पर्सन अगर आउटसाइड बॉर्न हुआ है, तो उसको क्या है, डिसेंट के आधार पर सिटीजनशिप जभी मिलेगी जब वो इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन कराए। जैसे मान लो कोई एनआरआई है, वो ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, उनके दोनों माता और पिता दोनों जो हैं वो इंडियन सिटीज़न हैं। मगर बच्चा पैदा ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वो कह रहे हैं ऑटोमैटिकली हमारे इंडिया का सिटीज़न बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत। 2004 के बाद क्या हुआ कि आपको अगर ऑटोमैटिकली इंडिया का सिटीज़नशिप देना है बच्चे को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन कॉन्सुलेट होगा, वहाँ पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसके 1 साल के अंदर ही पैदा होने के, तो उसे डिसेंट का उसको बर्थ के आधार पर सिटीज़नशिप मिलेगी। पहले क्या था, आप अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो आप में से अगर आपके पिताजी 1992 तक जो है वो इंडियन सिटीज़न हैं और आपको ऑटोमैटिकली आपके बच्चे को इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी। मगर 1992 के बाद क्या हुआ, इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। अब जेंडर न्यूट्रल में क्या हुआ कि इसमें एक प्रोविज़न रख दिया गया, कोई भी एक माता-पिता में से एक बंदा जो है आपका इंडियन सिटीज़नशिप होना चाहिए, आपका बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है, ठीक है? नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन मार्क बनाइए कमेंट में, मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊँगा, ठीक है? तो इस तरह पे हमने किसके आधार पर जो देखा, हमने पैदाइश के आधार पर देख लिया और डिसेंट के आधार पर हमने देख लिया कि किस तरह से सिटीज़नशिप मिलती। अब देख लेते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पूरा पढ़ लेना, मैं आपको ये समझा देता हूँ, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन के आधार पर सिटीज़नशिप मिलेगी। पहला क्या है इसमें रजिस्ट्रेशन के आधार पर,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर। आपको रजिस्ट्रेशन के आधार पर सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर आप जो है इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल सुन लीजिए। मान लीजिए मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल जो है वो बॉर्न हुए कहाँ पर? केन्या में। ठीक है, केन्या में बॉर्न हुए और वो इंडिया में मूव कर गए। केन्या में बॉर्न हुए थे, अब इंडिया में वो मूव कर गए। कब? 2010 को। ठीक है, जब ये 2010 को इंडिया में मूव कर गए तो इन्होंने 7 साल तक, जो ए पॉइंट है ये डिस्कस कर रहा हूं मैं, 7 साल तक इंडिया में टाइम बिताया कॉन्टिन्यूसली। तो वो क्या कर सकते हैं? इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के आधार पर और इंडिया की सिटीजनशिप पा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ए जो पॉइंट है आपको क्लियर कर दिया कि किस तरह से मिस्टर पटेल केन्या में बॉर्न हुए थे, उसके बाद 2010 में इंडिया मूव कर गए और इंडिया में बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। तो उन्होंने क्या किया, 2017 तक वो लगातार 7 साल तक इंडिया में रहे। अब 7 साल बाद तक 7 साल के बाद उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन के बाद गवर्नमेंट ने उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दे दी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। अब बी देख लेते हैं, बी में क्या बताया गया ये वाला देख लेते हैं। बी में क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। पहले अनडिवाइडेड इंडिया समझ लो। अनडिवाइडेड इंडिया क्या है? मान लो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया एक ही पार्ट था। तो क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड, मतलब अब्रॉड रह रहा है कोई। अब एग्जाम्पल से समझ लो, मिस्टर राव है, एक एग्जाम्पल हम बना लें। मिस्टर राव, मिसेज राव है, चलो मिसेज राव मान लो। मिसेज राव मान लो वो साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुई। ठीक है, और उनके ग्रैंड पेरेंट जो थे वो आंध्र प्रदेश के थे बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले उनके ग्रैंड पेरेंट्स आंध्र प्रदेश के थे। है, तो क्या होगा? वो साउथ अफ्रीका से इंडिया की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकती हैं और इंडिया की सिटीजनशिप उन्हें रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिल सकती है। तो बी यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से कोई पर्सन साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुआ मगर उसके ग्रांड पेरेंट्स जो थे वो इंडिया में बॉर्न हुए थे। तो वो क्या कर सकते हैं? इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी पॉइंट होगा। अब सी पॉइंट देख लेते हैं। क्या हुआ? पर्सन मैरिड टू इन एन इंडियन सिटीजन। क्या है? कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन से मैरिड करता होता है। मान लो कि कोई ए पर्सन है वो बी से मैरी किया, ये बी जो है वो इंडियन सिटीजन है। तो अगर उसे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए ए को, तो उसको क्या करेगा? इंडिया में 7 साल तक लगातार रहना पड़ेगा। अब ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मिस्टर जॉन है, जॉन क्या है? एक कनेडियन सिटीजन है। ठीक है, अब उन्होंने 2012 में प्रिया से शादी की। अब 2012 में प्रिया से शादी की और वो दिल्ली में ही रहने लगे वीजा लेकर। फिर क्या हुआ? लगातार 7 साल रहने के बाद 2019 में उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर दी और रजिस्ट्रेशन के आधार पर उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। ये याद नहीं रखना है, खुद ब खुद अगर एग्जाम्पल आप बार बार सुनोगे 2 की स्पीड से जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपका क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है? माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन। अब माइनर चाइल्ड को कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी? ठीक है, कोई कपल है वो इंडिया में क्या करता है? कपल इंडियंस है, वो नेपाल से किसी को अडॉप्ट करता है। ठीक है, अडॉप्ट करने के बाद क्या होगा? अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड कराता है तो 6 साल के बाद उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। 6 साल नहीं, इसमें गवर्नमेंट क्या है तुरंत भी दे सकती है, इसमें ईयर की मियाद नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब आगे क्या ई ऑप्शन क्या कह रहा है? ई में क्या है? फुल एज वाला कॉन्सेप्ट है। क्या बताया गया? पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब एक पर्सन है उसके पेरेंट्स जो है रजिस्टर्ड है इंडियन सिटीजन। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। राजेश के माता जो पिता हैं दोनों इंडियन रजिस्टर्ड हुए 1990 में। ठीक हो,
तो जब राजेश क्या है 2005 में 21 साल की उम्र होगी तो वो भी इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है? मतलब कि पहले वो अप्लाई नहीं कर सकता था, मगर जैसे ही वो बेबी था, तो एडल्ट हुआ उसके बाद वो भी जैसे उसके माता-पिता ने रजिस्टर्ड किया था। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं किसके आधार पर? रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो है, हम जी पॉइंट देख लेते हैं। जी पॉइंट में क्या है? ओसीआई कार्ड होल्डर है। ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होते हैं? ओवरसीज़ सिटीज़न्स ऑफ इंडिया। ये ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया कौन होते हैं? जो जिनके पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स जो है कभी इंडिया में रहे होते हैं और वो दोबारा इंडिया में रहना चाहते हैं, तो उनको सिटीज़नशिप मिल सकती है। कैसे? माइकल है, अगर वो यूएसए में बॉर्न हुआ है, ठीक है? और उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इंडिया में बॉर्न हुए थे। तो 2010 के बाद क्या है उसने ओसीआई कार्ड पाया और 2016 तक वो 6 साल तक एप्रॉक्स 5 12 महीने के बाद 5 साल तक वो है इंडिया में रहा तो 2017 में वो अप्लाई कर सकता है। जैसे मान लो 2010 में ओसीआई कार्ड होल्ड मिल गया, किसे? माइकल को। अब वो किसी कारणवश क्या है तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। अब उसके पता है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है, वो कभी इंडिया में रहे थे। अब उसने क्या किया, लगातार 12 महीने रहने के बाद उसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया। उसके 5 साल बाद उसको क्या होगी, इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होते हैं? ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया जो होते हैं, जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कभी इंडिया में रहे होते हैं और इंडिया में आके वो बिज़नेस करना चाहते हैं, इंडिया की आबो-हवा उन्हें पसंद आती है, तो वो इंडिया में रह सकते हैं। तो ये क हमने बाय रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब नेक्स्ट समझेंगे नेचुरलाइज़ेशन। नेचुरलाइज़ेशन के आधार पर कैसे लोगों को इंडिया की सिटीज़नशिप मिल सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे आपको मिलेगी? जैसे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्लॉज़ हैं, वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए कोई कंट्री है जर्मनी, अब नेचुरलाइज़ेशन वो इंडियन को सिटीज़नशिप देते हैं, ठीक है? तो ऑटोमैटिकली इंडिया क्या करेगी बाय नेचुरलाइज़ेशन जर्मनी के सिटीज़न्स को भी इंडिया की सिटीज़नशिप दे सकती है, ठीक है? ये इस तरह की चीज़ें की जाती हैं और किसी बंदे को अगर इंडिया की सिटीज़नशिप चाहिए तो पहली बात तो उसे 12 मंथ लगातार रहना पड़ता है। फिर उसके बाद 12 साल वो लगातार इंडिया में रहता है, तो उसे नेचुरलाइज़ेशन के लिए सिटीज़नशिप मिलती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे 8th शेड्यूल में जो-जो लैंग्वेज आती हैं, उसमें लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आप जो है प्रॉपर रेज़िडेंस इंडिया में रहे हों, क्योंकि नेचुरलाइज़ेशन के आधार पर आपको इंडिया में पीएम का इलेक्शन लड़ना भी अलाउ है। जबकि अमेरिका में क्या है, आप डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर आप वहाँ पर आपका बर्थ नहीं हुआ है। आपका बर्थ अगर हुआ है, तभी आप वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, जबकि इंडिया क्या है, इलेक्शन लड़ना अलाउ करती है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के आधार पर कैसे देखो इसमें बहुत सारी कंडीशन ये बताई गई, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, गवर्नमेंट चाहे तो किसी ये सारे वेव ऑफ कर सकती है, उसका मन है तो किसी को भी नेचुरलाइज़ेशन के आधार पर सिटीज़नशिप दे सकती है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेशन का है, अगर वो टेरिटरी ही इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब जैसे क्या है 1962 में क्या किया गया, इंडिया ने पौंडीचेरी को एक्वायर किया पुलिस एक्सेशन से। तो वहाँ के लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटोमेटिकली क्या है इंडिया की सिटीज़नशिप दे दी। सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट बना 1975 में। अब क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 के बाद उन्हें इंडिया की सिटीज़नशिप दे दी। आगे क्या है कुछ स्पेशल चीज़ बताई गई है जैसे क्या हुआ था, ये कॉन्सेप्ट आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ था 1971 की वॉर से पहले मतलब ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था बांग्लादेश को, तो बहुत सारे माइग्रेंट जो है बांग्लादेश से इंडिया में आकर रहे। तो बहुत सारे माइग्रेंट आसाम में आकर रहे। तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आसाम में प्रोटेस्ट हुए, उसका रीज़न क्या था कि आसाम में एक ट्राइबल कल्चर था। ट्राइबल कल्चर कहीं न कहीं डिस्टॉर्ट हो रहा था। अब इस ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए वहाँ के लोकल लीडर ने प्रोटेस्ट किया। तो इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ, जो लोग 1 जनवरी
1966 से पहले आसाम आए थे, तो उनको क्या हुआ, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आसाम की सिटीज़नशिप मिल गई, मतलब इंडिया की सिटीज़नशिप मिल गई। मगर जो लोग 1 जनवरी और 1971 के 24 मार्च 1971 के बीच में आए, तो उनको क्या हुआ कि उनको 10 साल इंडिया में रहना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और इस 10 साल में आप वोटिंग की पावर नहीं होगी, आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, तब आपको सिटीज़नशिप मिलेगी। ये इसलिए किया गया ताकि ट्राइबल्स लोगों को सैटिस्फाई किया जा सके, उनकी जो डिमांड है उसको फॉलो किया जा सके। ठीक है, तो 1985 में ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हुई है, 1971 नहीं है, 1985 है। ठीक है, तो ये 1985 के बीच में जो कोई आया, तो उसको वोटिंग राइट नहीं मिली। तो इस तरह से हमने नेचुरलाइज़ेशन देखा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी देखा, आसाम अकॉर्ड के बारे में जाना, पौंडीचेरी के बारे में जाना। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉस ऑफ सिटीज़नशिप, कैसे लॉस होती है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद ये 6th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है, सारे लोगों तक फ्री में पहुँचता है। इस लेक्चर में कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, प्लीज़ उसका टाइम आप लिख के डाल दीजिए केवल कमेंट बॉक्स में, मैं पूरा आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूँगा। थैंक यू।